एक आम आदमी को सोलर अगर लगवाना है तो मार्केट में सबसे अच्छी या नामी कंपनीज कौन सी है, या सोलर पैनल में कोई फ़र्क होता भी है क्या? यानी कि हमें सिर्फ 20 से 30% ही कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल भरना पड़ सकता है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो बिल आता है। सोलर जो पैनल्स हैं या उसका सिस्टम है, उसके मेंटेनेंस का क्या साइकिल है? गाँव में जहाँ खुद के घर होते हैं किसान या जनरली 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में, वहाँ तो इंडिविजुअल बंगलोज बहुत होते हैं, तो या रिसोर्ट्स में यहाँ सोलर यूज़ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे तो ओपन स्पेस इतनी होती है कि हमारे लिए पेट्रोल लीक हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं जब छत खाली दिखती है हमें, तो दिस इज इक्वल टू पेट्रोल लीकिंग। मैंने जैसे बताया सोलर पावर प्लांट का लाइफ साइकिल ये 25 साल तक का है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स वारंटी होती है जो कि 25 साल तक होती है पैनल्स की। अब 25 साल का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि भाई मेरा पैसा कब वसूल होगा, इसमें से मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। भेजे में टाटू कर सकते हैं कि रेसिडेंशियल के लिए 5 साल और इंडस्ट्रियल के लिए 3 साल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप फ्री कर सकते हैं सोलर से। बिल्कुल। आप ये जो पैनल्स लगाते हैं वो टेरेस पे रखते कैसे हैं, ओरिएंट कैसे करते हैं? पैनल्स जो हैं हम हमेशा आप कहीं भी देखेंगे आइडियल इसका प्लेसमेंट होता है टूवर्ड्स ट्रू साउथ। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल यूनिट रेट बढ़ने की वजह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल। इन्हें कम करने का एक ही तरीका है, वो है सूर्य भगवान पे डिपेंड होना, सोलर पैनल्स। तो आज जानते हैं कि सोलर पैनल से क्या आपके इलेक्ट्रिकल बिल ज़ीरो हो सकते हैं, एकदम फ्री, या कम से कम हो सकते हैं। जानते हैं अपने एक्सपर्ट अपर्णा क्षीरसागर से, जो कि हमारे सोलर पैनल एक्सपर्ट हैं। अपर्णा मैडम, मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि सोलर पैनल्स नॉर्मल आदमी को कैसे काम में आएंगे? नॉर्मल आदमी यानी कि एक मिडिल क्लास आदमी जो शहरों में रहता है और जो गाँव में रहता है, बस्तियों में रहता है, उनके लिए कैसे काम में आएंगे? जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये भाई हमारे लिए है ही नहीं, ये तो बड़े लोगों की बात है, सोलर तो बड़े लोगों के लिए, आम आदमी के लिए कैसे हो सकता है। बट जैसे आपने बोला कि ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, कैसे फ़ायदे का हो सकता है। सो अगर आप शहरी लोगों की बात करें, टिपिकल मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो किसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहती हैं या टियर 2 सिटीज़ में जो रह रहे हैं, जिनका खुद का बंगला है, अपना छोटा घर है, उन सब के लिए अगर ये सोलर पावर प्लांट्स लगाते हैं अपने छतों पे, तो उनकी बिजली की जो बिल आती है उसमें बहुत ज़्यादा बचत हो सकती है। जब हम बिजली की बिल की बात करते हैं, अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो उनका जो हर हाउसिंग सोसाइटी एक मेंटेनेंस बिल चार्ज करती है अपने कॉमन फ्लैट ओनर्स के लिए। तो वो जो कॉमन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, जो कॉमन एरियाज़ का जो बिजली जो यूज़ हो रहा है, वो सारा वी कैन पुट इट ऑन सोलर पावर प्लांट्स एंड दैट पावर प्लांट विल जनरेट उतना ही बिजली वो जनरेट करेगी जितना आपकी अवेलेबल जगह है। एंड उसके बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो डिफरेंस दिखेगा, आपको फ़र्क दिखेगा कि आपका पहले इतना था और अब इतनी बचत हो रही है। वैसे ही गांव में, छोटे शहरों में, मैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में और थोड़ा पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके सोलर पैनल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में लगाते हैं, ये कहाँ छत पे लगाना ज़रूरी है? जी। और टेरेस पे लगा के आप कॉमन इलेक्ट्रिसिटी जो बोल रहे हैं उसमें स्टेयरकेस लाइट, गार्डन लाइट और कंपाउंड की लाइट हुई, हाँ। क्या ये लिफ्ट को बैकअप दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने अच्छा पूछा, क्योंकि कॉमन जो एरियाज़ होते हैं, कॉमन मीटर्स जहाँ पे लगे हैं आपके हाउसिंग सोसाइटी के, उन सब में क्या क्या इंक्लूड होता है मैं बताना चाहूँगी। आपकी स्टेयरकेस लाइटिंग, लॉबी लाइटिंग, सिक्योरिटी एरिया, आपका सोसाइटी ऑफिस वगैरह, कंपाउंड लाइटिंग आ गया। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा आपका बिजली का बिल बढ़ा रहा है, 2 चीज़ें हैं, आपका वाटर पंप एंड आपकी लिफ्ट। जो भी लिफ्ट्स हैं, जो भी वाटर पंप्स हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा ये जो लाइटिंग्स जहाँ भी कहीं हैं वो सारी, तो ये सब कुछ मिला के कॉमन मीटर का बिल आता है आपका। तो जितनी जगह है उस हिसाब से हम डेफिनेटली मैक्सिमम जितना पुटअप कर सकते हैं, जो आपके कंजम्पशन है उस हिसाब से हम वहाँ पे पावर प्लांट आपकी रूफटॉप पे लगाएंगे।
और उसकी वजह से जो बचत होगी वो रिमार्केबल होती है। ऑलमोस्ट 70% टू 90% तक की बचत आपकी हो सकती है अगर आपके कंजम्पशन जितनी है 100% उतना ही हम आपके रूफटॉप पे लगा पाए तो। यानी कि हमें सिर्फ 20 से 30% का ही कॉमन इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल भरना पड़ सकता है। हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ज़ीरो बिल आता है। ज़ीरो एज इन उस महीने का उनका कोई खर्चा नहीं हुआ, कोई यूनिट यूजेज नहीं हुआ, तो उनको बिल भरना नहीं पड़ा। बट आइडियली केस ऐसा होता है कि आपको एक फ़िक्स्ड कनेक्शन चार्जेस या फिक्स्ड कॉस्ट जो है उतनी ही देनी पड़ती है। यूनिट यूजेज के अगेंस्ट कोई आपको बिल देना नहीं पड़ेगा, कोई पेमेंट करनी नहीं पड़ेगी अगर 100% आपके कंजम्पशन के हमने जनरेट कर लिया आपके प्लांट से। तो मैम ये जो सोलर पैनल्स हैं ये बिल्डिंग का लोड कैलकुलेशन करके आप लगाते हैं कि वो वज़न उठा सकता है क्या बिल्डिंग, या किसी पुराने बिल्डिंग पे भी अपन लगा सकते हैं सोलर पैनल्स? जी, सोलर प्रोफेशनल होने की वजह से ये बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को देखना कि क्योंकि ये पैनल पावर प्लांट जो है उसका जो पैनल्स है उसका एक डेड लोड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आपके प्लांट के साइज़ के हिसाब से वो डिपेंड करता है। अगर बिल्डिंग नई है या रिलेटिवली नई है, 10-12 साल तक 15 साल तक की बिल्डिंग है अगर, और कंस्ट्रक्शन देख के या उस बिल्डिंग की हालत देख के हमारी टीम देख लेती है कि कंस्ट्रक्शन अच्छा है या अभी तक स्ट्रक्चर अच्छा है, तो फिर वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें लग रहा है कि बिल्डिंग थोड़ी सी ऐसी डिलैपिलेटेड कंडीशन है, थोड़ी टूटी हुई है या क्रैक्स आ गए हैं, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि हम ऑफ कोर्स हमारी तरफ से तो डेड लोड कैलकुलेट होता ही है कि हमारे पैनल्स का कितने टन या कितने केजीज़ का वेट आने वाला है बिल्डिंग पे। बट इन दैट केस हम बिल्डिंग ओनर्स जो हैं, सोसाइटी है या हुएवर जो भी डिसीजन मेकर है, उनको हम बोलते हैं कि आप एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा लीजिए। सो जो स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट्स होते हैं या ऑडिटर्स होते हैं उनसे आप एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करवा लीजिए। ऑडिट करने से क्या होगा, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ पता चल जाएगी और वो ऑडिटर ही अप्रूव कर देते हैं कि भाई इतना एक्स्ट्रा डेड लोड ऑफ दैट प्लांट ये बिल्डिंग सस्टेन कर पाएगी कि नहीं। अगर नहीं तो बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग वगैरह वो करने के लिए कहते हैं, व्हाटएवर वो आगे का रास्ता बताएं, उसके बाद भी हम पावर प्लांट बिठा सकते हैं। मैम आपने प्लांट इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो आप ये जो पैनल्स लगाते हैं वो टेरेस पे रखते कैसे हैं, ओरिएंट कैसे करते हैं, और प्लांट इसका अर्थ क्या है कि वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है कहीं, या एक अलग से आपको कमरा लगता है? और दूसरी बात, छत की जगह कम नहीं हो जाएगी सोसाइटी के लिए? जी, सो पावर प्लांट ये जो है, ये पैनल्स जो हैं हम हमेशा आप कहीं भी देखेंगे आइडियल इसका प्लेसमेंट होता है टूवर्ड्स ट्रू साउथ, पूरे दक्षिण की तरफ पैनल्स होने चाहिए और वो एक एंगल पे झुके होते हैं। सो एंगल ऑफ लैटिट्यूड उस जगह का जो है उस एंगल पे ये पैनल्स लगे होते हैं। लाइक मुंबई में इट इज़ 19 डिग्री, सो अराउंड 15 to 90 डिग्रीज के एंगल पे। सो ऐसे छत है अगर आपकी, तो उस पर फ्लैट हम पैनल्स नहीं लगाते हैं बिकॉज दैट विल नॉट ऑप्टिमाइज द जनरेशन ज़रूर होगा, बिजली ज़रूर बनेगी, लेकिन मैक्सिमम वो पैनल्स जो बना सकता है वो तब होगा जब उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम मतलब वो पैनल को उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पे प्लांट करेंगे। तो मुंबई में 19 है तो दिल्ली में कोई और भी एंगल होगा? बिल्कुल, तो उस लोकेशन का एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो है, तो डिग्री ऑफ लैटिट्यूड जो है उस हिसाब से उस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को हम कैलकुलेट करके वैसे प्लेस करते हैं। सो इट इज़ ऑलवेज ट्रू साउथ एट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इक्वल टू द लैटिट्यूड। तो मेरा सवाल ये था कि इस छत पे जगह कम हो जाती है? अब एक तो ऐसा है कि आपको बिजली बचानी है, I mean, आपकी बिजली की बिल कम करने हैं, सो आपको पैसे बचाने हैं। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये अगर लगा लिया हमने तो हमारी टेरेस की फंक्शनैलिटी ख़त्म हो गई, हम हमारा टेरेस इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे, कभी कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो ये तो उधर मतलब पूरा क्रैम्ड अप हो जाएगा, जगह नहीं मिलेगी। तो इन दैट केस अगर क्लाइंट कहते हैं ऐसा, उनका कंसर्न है, तो वी हैव अनदर सॉल्यूशन। उसमें हम क्या करते हैं, हम एक रेस स्ट्रक्चर पे ये पैनल्स प्लेस कर सकते हैं। सो पूरा पावर प्लांट जो है वो एलिवेटेड हो जाता है। आइडियली कन्वेंशनली जो
प्लांट जो इंस्टॉल किया जाता है दैट इज़ एट द पैरापेट हाइट। ओके, नहीं तो आप रेज कितना करते हैं? लगभग ह्यूमन हेडरूम के ऊपर रेज कर देते जी, हैं। तो ह्यूमन हाइट के ऊपर, सो आइडियली यू कैन वॉक थ्रू तो नीचे आपका फंक्शन हो सकता है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ऊपर सोलर पैनल्स उल्टा वो बिल्कुल। शेड भी एक्ट कर लेंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल, तो इट कैन वर्क एज अ शेड फॉर यू। आपको मतलब छांव भी मिल रही है, आपको कुछ स्टोर करना है नीचे, आप वो भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स FSI रूल्स हैं वहाँ पे, तो हर एक कॉर्पोरेशन एरिया के अंडर जो FSI रूल्स हैं लेकिन वो नॉर्मल follow करना है। फंक्शंस तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल, जैसे तो- कि रूफ एक्ट कर सकता है सोलर पैनल्स आपके नेचुरली फॉर योर बिल्कुल। टेरेस। जी जी, हाँ, उसको पूरा कवर नहीं कर पाएंगे आप साइड से, बिकॉज दैट इज अगेंस्ट द BMC एंड ऑल, That is- बट जस्ट एज अ रूफ यू कैन डेफिनेटली आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत लोगों ने वैसा इस्तेमाल किया, स्मूथली उनका बिलो द पैनल्स उनका फंक्शंस हो रहा है रेगुलर। लाइक फॉर होटल्स, हॉस्पिटल्स, टेरेस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल्स में लॉन्ड्री होता है, Correct होटल्स में लॉन्ड्री Correct, होती है कपड़े ऑन द सुखाने के रूफटॉप, लिए। यस, तो वहाँ पे सुखाने के लिए वो जगह यूज़ हो रही है, कुछ स्टोरेज करने के लिए वो जगह यूज़ हो रही है। सो ऑल दैट कैन डेफिनेटली बी डन। तो उसके लिए हम एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स देके, ऑफ कोर्स एडिशनल कॉस्ट जाती है क्योंकि आप एक सुपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं वहाँ पे, बट इफ़ इट इज़ आपके लिए अगर वो फंक्शनैलिटी बढ़ा रहा है तो वाई नॉट, दिस इज़ वन ऑफ द सोल्यूशंस जो हम दे सकते हैं उनको। करेक्ट है। तो ये जो सोलार से जो सेल्स होते हैं, ये सेल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनती है कि किसी इन्वर्टर में जाके स्टोर होता है? जी, सो हमारे जो पैनल्स हैं इसमें सिलिकॉन वेफर्स है, सिलिकॉन सेल्स हैं, और एक बहुत अच्छे प्रोसेस के बाद ये पैनल्स तैयार होते हैं। एंड इफ़ेक्टिव जनरेशन के लिए इट इज़ ऑलवेज सर्टिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर इट्स जनरेशन, तो जनरेशन वारंटी वगैरह के साथ ये पैनल्स आते हैं। अब ये जो पैनल्स हैं इन पे जब सनलाइट पड़ती है, दिस ऑल एंटायर थिंग वर्क्स ऑन द फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी विच इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट फोटॉन्स इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ये काम कर रहा है। Correct. तो जितने लाइट पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे आपके एटमॉस्फेयर में, आप हवा में, उतना अच्छा जनरेशन हो सकता है बाय द पैनल्स। अब जैसे ये लाइट पार्टिकल्स ये पैनल्स पे पड़ रहे हैं, तो ये जो सिलिकॉन सेल्स हैं दे कन्वर्ट द लाइट पार्टिकल्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये DC है, दिस इज डायरेक्ट करंट। करेक्ट। बट कहीं भी आप रेजिडेंशियल बोलो, Correct. कमर्शियल बोलो, AC use इंडस्ट्रियल, किसी भी सेक्टर में आप DC में आपके लोड्स नहीं रन हो रहे हैं, आपके लोड सारे AC में होते हैं। सो AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, DC इज़ डायरेक्ट करंट फॉर दोज हु माइट नॉट नो। तो ये जो DC जो है इसको कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो इमीडिएटली आफ्टर द पैनल्स ये जो केबलिंग हम करते हैं, द एंटायर केबल्स गो इनटू द इन्वर्टर। ये इन्वर्टर इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आफ्टर द पैनल्स, क्योंकि ये इन्वर्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द DC इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय द पैनल्स, जो पैनल ने DC बिजली बनाई उसको ये इन्वर्टर कन्वर्ट करता है इनटू AC। अब ये ऑल्टरनेटिंग करंट या AC करंट बन गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब ये जो AC करंट है दिस कैन बी यूटिलाइज्ड एज फॉर द लोड्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन रात को तो सूरज नहीं होगा, तब कैसे काम करेगा? जी बिल्कुल, तो जैसे मैंने बताया अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट पार्टिकल्स, तो सवाल ही नहीं है कि अंधेरे में बिजली जनरेट हो। तो जनरली हम क्या करते हैं, अब मैं आऊँगी कैलकुलेशंस की तरफ। जनरली हम क्या करते हैं, पूरे 24 घंटे में आपका जो भी कंजम्पशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं। साल भर का जो आपका कंजम्पशन होता है, पर मंथ का आपको जो बिल आता है, उसमें से हम एक एवरेज निकालते हैं आपका मंथली कंजम्पशन, उससे एक डेली कंजम्पशन निकलता है। तो पूरा पैटर्न हम एवरेज आउट करके एक आंकड़े पर पहुंचते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, से सोसाइटी का साल भर का बिल 10,000 आता है, तो फिर अभी इसे कैसे करते हैं आप? सो लेट अस टेक इट एज, मान लीजिए आपको यूनिट्स लग रहे हैं, से एक एग्जांपल 40 यूनिट्स लग रहे हैं आपको, ठीक है? 40 यूनिट्स का कंजम्पशन आपका आ रहा है दिन का, पूरे 24 घंटे का, सॉरी पूरे मंथ का 40 यूनिट्स ठीक आ है। रहा है। अभी लेट अस टेक इट एज फॉर अ डे, तो एक दिन का 40 यूनिट आप इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे 24 घंटे में, क्योंकि बिजली तो 24 घंटे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जब मैं वहाँ पे मेरे पैनल्स लगाऊंगी, प्लांट लगेगा, तो आइडियली 1 किलोवाट ऑफ पैनल जो है वो जनरेट करता है अराउंड 4 यूनिट्स। ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट साइज हो गई मेरी, क्योंकि 40 यूनिट्स लग रहा है, 10 किलोवाट हो गया। हाँ, तो डिवाइडेड बाय 4 दैट कम्स टू 10 यूनिट्स, तो 10 किलोवाट्स। एक पैनल कितना किलोवाट होता है, उसका कैपेसिटी रहता है? तो आजकल के डेट में विथ एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ रहा है, R&D इतना अच्छा हो रहा है, और इफेक्टिव कैसे किया जाए, ऑप्टिमाइज, स्पेस ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, उस सब के चक्कर में आज की डेट में वी हैव 545, 550 वॉट पीक पैनल्स, जो कि पहले 2-3 साल पहले 330, 340, 350 वॉट पीक के पैनल्स हाईएस्ट कैपेसिटी के थे। तो तब हमें 3 पैनल्स लगते थे 1 किलोवाट बनाने के लिए। बराबर। अब हमें 2 पैनल्स लगते हैं इफ़ वी आर कंसिडरिंग 540, एक 45 दिन की बिजली के लिए 1 किलोवाट जनरेट करने के बराबर लिए। है। ठीक है, सो 1 किलोवाट मतलब 4 यूनिट लगभग हो गए। तो 4 यूनिट जनरेट करने के लिए 2 पैनल्स काफ़ी हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 किलोवाट ऑफ इंस्टॉलेशन। अब मैंने जैसे कैलकुलेट किया 40 यूनिट्स, तो 10 किलोवाट का पैनल जो है वो आपको 40 यूनिट दे रहा है। पूरे दिन में 40 यूनिट जनरेट होना चाहिए और वो कंज्यूम होगा। बट मेरा प्लांट सुबह 9 बजे से शाम के 4 मैक्सिमम 5 बजे तक ये सनशाइन आवर्स हम कंसिडर करते हैं। तो दैट इज़ द एक्टिव पीरियड ऑफ माय प्लांट जब वो जनरेट कर रहा है। तो कैसे करेगा, मतलब शाम से रात तक के अगले दिन 9 बजे तक का कैसे हिसाब होगा? सो एक नेट मीटरिंग पॉलिसी आई जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट करती है। ये नेट मीटरिंग पॉलिसी जो है, इसमें क्या किया, अभी जहाँ पावर प्लांट नहीं है वहाँ पे एक यूनिडायरेक्शनल मीटर लगाया जाता है। वाई यूनिडायरेक्शनल? क्योंकि हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं बिजली फ्रॉम द डिस्कॉम ग्रिड। आपका MSEB है, टाटा पावर, अदानी, विच एवर डिस्कॉम, तो मैं ले रही हूँ सिर्फ बिजली। बट व्हेन मैं पावर प्लांट लगा रही हूँ मेरे रूफटॉप पे, इट इज़ गिविंग मी द पावर टू जनरेट माई ओन रिक्वायरमेंट, राइट? अब मेरे में ये ताकत आ गई कि मैं शायद एक्सपोर्ट भी कर पाऊँ, ज़्यादा बिजली बना पाऊँ। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत स्मार्ट लोग हैं, भारत जैसे देश में जुगाड़ बहुत होता है। सो सरकार को पता था, गाइडलाइंस बनाते वक्त उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि स्मार्टनेस को कंटेन करने के लिए, इस चीज़ को, इस सोच को और बढ़ावा ना देने के लिए, दे पुट एन अपर कैप कि मैक्सिमम कितना आप लगा सकते हैं। मेरे पास मान लो जगह बहुत है, रिक्वायरमेंट कंजम्पशन मेरी कम है, तो मैं तो जितनी जगह उतनी भर दूं, मैं पूरे छत पे मैं पावर प्लांट बिठा दूं और वो मैं एक्सपोर्ट कर दूं, तो कुछ ना कुछ मुनाफा मुझे होगा, उस सोच से मैं लगाऊं। तो सरकार ने सोचा कि ये ऐसे सोच वालों को थोड़ा सा हम बताएं कि देयर इज़ एन अपर कैप। तो सैंक्शन लोड या मंजूर भार जो अपने बिल पे आता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको इसका कैपेसिटी डिसाइड करना होता है। अगर आपका सैंक्शन लोड आपके कंजम्पशन से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके कंजम्पशन से कम है आपका सैंक्शन लोड, तो भी हम आपके सैंक्शन लोड से ऊपर नहीं लगा सकते हैं। सो दैट इज़ माय अपर कैप, उसके ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं। अभी इस सब का एक सारांश जो मुझे समझा ऐसा है कि अगर मैं मेरे घर में मेरा बिजली का बिल समझो महीने का 3000 आता है, तो ये 3000 बिल के लिए से 400 यूनिट लगते हैं, तो 400 यूनिट के ऊपर का लोड मुझे सोलार वाला नहीं मिल सकता सरकार द्वारा है, क्योंकि वो मेरा कंजम्पशन है एवरेज साल का। हाँ, तो अभी ये जो नेट मीटरिंग पॉलिसी है, इसने क्या रेवोल्यूशन किया सोलर की दुनिया में। मेरे दिन भर में 24 घंटे में से डे टाइम में मान लीजिए मेरे घर का कंजम्पशन 40 यूनिट में से 25 यूनिट है। ओके, ठीक है। अब वो 25 यूनिट जैसे मेरा प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, जनरेट कर रहा है, वैसे वैसे रनिंग लोड्स में यूज़ हो रहा है। करेक्ट, ठीक है। बट अंधेरा होने के बाद अनदर 15 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। करेक्ट, वो मैं कहाँ से लाऊंगी? तो क्या होता है, सिंस आई हैव कैलकुलेटेड फॉर 40 यूनिट्स फॉर द 24 आवर्स, मेरा प्लांट पूरे 40 यूनिट्स जनरेट करेगा उतने टाइम में जब तक सनलाइट है। अब 25 यूनिट जैसे जैसे लग रहा है वो तो यूज़ होते जा रहा है, जो नहीं लग रहा है वो ये अब एक बाय डायरेक्शनल मीटर आ जाता है नेट मीटरिंग पॉलिसी में, विच इज द स्कोप ऑफ इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो अब ये जो एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन आ गया, तो जो
यूज़ नहीं हो रहा है, 25 यूनिट के अलावा जो बन रहा है, Correct. वो सारा मेरा प्लांट जो है वो नेट मीटर से वो डिस्कॉम को एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लेकिन ये सरकार को मेरे सोलार से मीटर को जोड़ के फिर वो अगर अदानी या एमएससीबी का पावर आ रहा है तो उन्हें कैसे समझता है कि मैं कितना जनरेट कर रहा हूँ? हाँ, तो उसके लिए एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है। एज EPCs, एज सोलर वेंडर्स, हमको क्लाइंट को हेल्प करना पड़ता है विद द डॉक्यूमेंटेशन। मेरा मीटर कनेक्शन है MSEB के साथ, तो MSEB के साथ मैं एज अ कस्टमर वहाँ पे हूँ, ठीक है। माई क्लाइंट इज़ अ कस्टमर देयर विद MSEB। तो MSEB को हम इन्फॉर्म करते हैं दैट दिस क्लाइंट इज़ गोइंग फॉर सोलर। ओके, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आते हैं। देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, लीगल प्रोसेस टू इन्फॉर्म MSEB, और उनसे अप्रूवल आता है। नाउ दे आर अवेयर कि ये जो क्लाइंट है मेरा, ये सोलर का बिजली का इतना पार्ट उसके कंजम्पशन का सोलर से जनरेट करेगा, हमें सिर्फ इतना ही देना है। तो अब हम इंपोर्ट कम करेंगे क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करने लायक हो गए हैं, क्योंकि हम सेल्फ जनरेशन कर रहे हैं, राइट। तो अब जो एक्स्ट्रा जो मेरा 15 यूनिट था, ये मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, और शाम में जैसे मेरा प्लांट शट डाउन हो गया, जैसे मेरे लोड्स रन हो रहे हैं, वैसे मेरा मीटर रिवर्स में घूम के जो एक्सपोर्ट किया था वो वापस इंपोर्ट कर रहा है, करेक्ट, राइट। सो ऐसे करके सुबह 9 बजे तक, जब तक मेरा प्लांट दोबारा से जनरेशन शुरू नहीं करता है, Okay. तब तक का मेरा कैलकुलेशन होता है, और वी ट्राई कि हम वो कैलकुलेशन पूरा मीटअप करें और उस हिसाब से पावर प्लांट की कैपेसिटी तय इसे होगी। ग्रिड और ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं ना शायद? हाँ, अभी इसमें 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं। सोलर पावर प्लांट्स में 3 तरह के सिस्टम्स हैं। जो बिल्कुल पहले से जो मतलब चल रहा था, दैट वाज ऑफ ग्रिड सिस्टम, ओके, जो कि स्टैंड अलोन सिस्टम है। करेक्ट, ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होता है, जहाँ पे बिजली नहीं है या आपने कनेक्शन ही नहीं लिया, बिजली है लेकिन आपने बोला कि मुझे सोलर ही करना है, मुझे 100% सोलर से रन करना है, या ऐसी जगह पे गांव में जनरली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती भी नहीं है, तो 5-10 किलोवाट या आपको जितनी ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि छोटे साइज़ के लिए, बड़े प्रोजेक्ट, बड़े साइज़ कैपेसिटी के भी प्लांट्स लगते हैं। तो ऑफ ग्रिड आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जितना कंजम्पशन है, उसमें क्या होगा कि जो डे टाइम में आपका प्लांट जो भी यूटिलाइज कर रहा है, आपका लोड्स जो भी रन हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द नाइट टाइम, क्योंकि वहाँ पे बिजली है नहीं, कनेक्शन नहीं लिया मैंने, तो नेट मीटर की फैसिलिटी मैं नहीं ले सकती हूँ। इन दैट केस बैटरीज कम इन टू प्ले। ओके, ओके, सो बैटरीज, जैसे आपके नॉर्मल घर में हम इन्वर्टर्स, होम इन्वर्टर्स होते हैं, सिमिलरली ये जो बैटरी जो है, अब मेरा प्लांट जो है वो मैं ऐसे डिज़ाइन करूं कि 24 घंटे मेरा सिस्टम रन होना चाहिए, मेरे सारे लोड्स रन होने चाहिए, उस हिसाब से बैटरी का बैकअप मेरा डिज़ाइन होगा। ओके, तो मेरा जो प्लांट जो जनरेट कर रहा है उससे मेरी बैटरी चार्ज हो रही है, एंड बैटरी इज़ रनिंग द लोड्स। सो दिस इज़ द ऑफ ग्रिड सिस्टम। इसमें देयर इज़ नो डिपेंडेंस, कोई भी गुंजाइश ही नहीं है मुझे डिस्कॉम पे निर्भर होने की। यानी कि रात को इन्वर्टर आपका पूरे बिजली देगा और सुबह में वो जनरेट हो रहा है, वही यूज हो रहा है। सो बैटरी टेक्स केयर ऑफ द एंटायर लोड्स। तो मुझे किसी और मतलब सरकारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीटर ही नहीं है इन पिक्चर। करेक्ट। अब इसमें क्या हो रहा था कि बैटरी है तो बैटरी का मेंटेनेंस आया, करेक्ट, बैटरी है तो बैटरी का खर्चा भी आया। बराबर है। शुरू में देयर वर नॉट वेरी गुड बैटरीज, बराबर है। अब काफ़ी एडवांस हो गया डीप साइकिल बैटरीज, एंड लाइफ उसकी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ सर्टेन एडवांसमेंट्स। पर शुरू में 3 साल 3.5 साल तक की ही लाइफ थी, बट मेरे पैनल्स की लाइफ 25 साल है। बराबर है। तो इस सोलर पावर प्लांट को 25 साल का लाइफ साइकिल देने के लिए मुझे एवरी 3-4 इयर्स बैटरीज रिप्लेस करनी पड़ रही है। सो दैट इज़ अ रेकरिंग कॉस्ट, मुझे बार बार वो खर्चा करना पड़ रहा है, प्लस बैटरीज मेंटेन भी करनी पड़ रही है मुझे, वो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया, तो रेकरिंग कॉस्ट काफ़ी ओवरहेड्स काफ़ी हो रहे थे। तो फिर जहाँ पे शहरों में जहाँ पे 24 घंटे बिजली है, करेक्ट, वहाँ पे फिर बैटरी की ज़रूरत ही नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि फिर ये नेट मीटरिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया। बराबर। ओके, तो जो बैटरी जो काम करी है, मेरा एक्स्ट्रा जो जनरेशन हुआ इलेक्ट्रिसिटी है
वो मुझे कहीं बैंक करना है, तो बैटरी वॉज माई पावर बैंक देयर। तो यहाँ पे ये जो नेट मीटर है, तो इसमें थ्रू द नेट मीटर ग्रिड बिकम्स माई बैंक। ओके। तो मेरे जो एक्स्ट्रा जो जनरेशन हुए हुए इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो मैंने डिस्कॉम के पास बैंक करके रखी है, उसके पास जमा कर दिए, और जैसे यूज़ होता है वापस में मेरा मीटर रिवर्स होके मैं वो ये ग्रिड सिस्टम हो गया। करेक्ट, ये दिस इज़ द ऑन ग्रिड सिस्टम। करेक्ट। सो ऑन ग्रिड सिस्टम और ग्रिड टाइट सिस्टम इसको बोलते हैं, जिसमें मीटर कनेक्शन होना ज़रूरी है और 24 घंटे बिजली होना ज़रूरी है। सो ये कहाँ पे ज़्यादा इफेक्टिव होगा? ऑल द मेट्रो सिटीज़ और ऑल द सिटीज़ जहाँ पे 24 घंटे बिजली आपके लिए अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू अ थर्ड सिस्टम, तो हमारे देश में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे बिल्कुल बिजली नहीं है, और ऐसी कोई जगह है जहाँ पे 24 घंटे बिजली है, पर और ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे बिजली है लेकिन बीच बीच में जाती है। करेक्ट। सो एरियाज वेयर लोड शेडिंग्स हैपन, 8 घंटे बिजली नहीं है, ठीक है, फिक्स है टाइम टेबल उनका कि सुबह 4 घंटे जाएगी, रात में 4 घंटे जाएगी। अब वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम कैसे काम करेगा, या ऑफ ग्रिड का खर्चा नहीं करना है मुझे, तो वहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम केम इनटू प्ले। ओके। जहाँ पे हम मैक्सिमम पार्ट जब जितनी देर बिजली है उतनी देर का हमने डिज़ाइन किया फॉर रनिंग ऑन ग्रिड, बट जैसे ही बिजली बंद होती है, लोड शेडिंग शुरू होता है, माय सिस्टम स्विचेस ओवर टू रन ऑन द बैटरी। ओके। तो अब जो है इट सिलेक्ट्स द बैटरी ऑप्शन, और अब द लोड्स आर बीइंग रन बाय द बैटरी। तो अब बैटरी जो है उसमें जो स्टोर की हुई है बिजली, उससे मेरा लोड सारा रन होता रहेगा। आपको एज अ कंज्यूमर कोई फर्क पता ही नहीं चलेगा कि ये बैटरी रन कर रही है या ये ग्रिड से रन हो रहा है या ये प्योरली हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी का खर्चा आपका होगा, भले थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा। हाँ, ऑफ ग्रिड जितना 100% खर्चा नहीं होगा, बट आपका समय निभाने जितना वो सॉल्यूशन बहुत हेल्पफुल होगा, प्लस आपको नॉन स्टॉप बिजली मिलती रहेगी। ठीक है। अभी मेरा एक दूसरा सवाल ऐसा है कि पूरी सोसाइटी अगर मान नहीं रही है सोलर पैनल्स के लिए, एज एन इंडिविजुअल मैं मेरे छत पे या मेरे बालकनी में ले सकता हूँ पैनल? बहुत मुश्किल है। अगर ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, अहमदाबाद, ऐसे बड़े मेट्रो सिटीज़ या कॉस्मोस सिटीज़ जहाँ पे फ्लोर प्लेट बहुत कम मिलता है हमें टेरेस पे, प्लस बहुत लग के, मतलब बहुत पास में फ्लैट्स हैं आपके, तो एरिया कम है फ्लैट्स का, सनशाइन अच्छा नहीं होगा। तो क्या होगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम जो ये एरिया आइडेंटिफाई करते हैं जिस पे हमारा पावर प्लांट या पैनल्स लगाए जाएंगे, वो जो एरिया है दैट ऑलवेज हैज़ टू बी शैडो फ्री। ओके। सो हम एक सॉफ्टवेयर ड्रिवन एक एनालिसिस करते हैं जो कि शैडो एनालिसिस कहा जाता है जिसको, और आज तक हमारे कोई भी प्रोजेक्ट में हमने विदाउट शैडो एनालिसिस इंस्टॉलेशन नहीं किया है। करेक्ट। वाई? बिकॉज अगर कांस्टेंट एक जगह पे शैडो पड़ रही है मेरे पैनल पे, तो सनलाइट आ ही नहीं रहा है उस पर, तो देयर इज़ अ हॉटस्पॉट, वहाँ पे हॉटस्पॉट डेवलप होता है, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं, और उसकी वजह से वहाँ का जो एरिया है दैट सिलिकॉन सेल इज़ नॉट वर्किंग, एंड दिस ऑल इज इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, वो कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है, सो अल्टीमेटली दैट वन पैनल गेट्स डैमेज्ड। ओके। और अब आज के डेट में वैसे टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि ये पैनल डैमेज हो गया तो ये कट ऑफ हो जाएगा, पर पहले नहीं था। सो ये कट ऑफ हो जाता है, बट ये एक पैनल जिसके लिए मैंने इन्वेस्ट किया है कुछ पैसा ना, सो ये क्यों मैं ख़राब करूँ। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि पूरे छत पे लगा दिया है, शैडो है नहीं है, देखा नहीं, एंड जितना जनरेशन प्रॉमिस किया जाता है उतना होगा नहीं। कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पूरा आ ही नहीं रहा है। तो ये शैडो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो सवाल किया कि मैं मेरे इंडिविजुअल बालकनी पे या टेरेस पे लगा लूँ, अगर टेरेस फ्लैट है आपका टॉप मोस्ट, और उसके आसपास ऑन दैट एरिया जो ओपन आप स्पेस बता रहे हैं जहाँ पे आपको लगाना है, उसके आसपास कहीं किसी चीज़ की शैडो नहीं आ रही है उस एरिया पे, तो डेफिनेटली वी आर गेम, तो हम ज़रूर लगा सकते हैं, बट बहुत कम ऐसा होता है। बहुत एंथुजियास्ट्स हैं आज की डेट में जो सोलर फैड
जिनके लिए हो गया है कि हमें सोलर लगाना ही है, बट ये ऐसे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं कि शैडो पड़ रही है, आप ही के बिल्डिंग की शैडो आपकी बालकनी पे आ रही है, करेक्ट है। तो अगर शैडो में आपका एरिया आ रहा है तो स्ट्रिक्टली हमारे लिए वो टेक्निकली अ नो साइट है। मैम ये तो समझ में आ गया कि फ्लैट में इंडिविजुअल को मुश्किल है, लेकिन गांव में जहाँ खुद के घर होते हैं किसान या जनरली 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में, वहाँ तो इंडिविजुअल बंगलोज बहुत होते हैं, तो या रिसोर्ट्स में यहाँ सोलर यूज़ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, वहाँ पे तो ओपन स्पेस इतनी होती है कि हमारे लिए पेट्रोल लीक हो रहा है, ऐसा हम बोलते हैं जब छत खाली दिखती है हमें, तो दिस इज़ इक्वल टू पेट्रोल लीकिंग। तो जहाँ जहाँ छत खाली है उन सब ने सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बाकी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि शैडो पड़ रही है या जगह कम पड़ रही है, आपकी कंजम्पशन भी थोड़ी कम ही होती है गांव में या टियर 2 सिटीज़ में, लिमिटेड कंजम्पशन वहाँ पे लगा सकते हैं। और बाकी बहुत एप्लीकेशंस है, जैसे सोलर वाटर हीटर हो गया, लोग उसके लिए जाते हैं, सोलर वाटर पम्प्स जो कि खेती में बहुत हेल्पफुल होती है, उसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स हैं जो कि CSR में जाते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स, फिर ऑफ ग्रिड प्रोडक्ट्स हैं जैसे लैंटर्न हो गया, टॉर्च हो गए, ये सारी चीज़ें भी सोलर सोल्यूशंस के अंडर ही आती हैं और ये बहुत बदल रही हैं आज देश को। हम ये सारी चीज़ें लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है क्या सारी चीज़ों के लिए? अभी जैसे मैं बोलूँ रेजिडेंशियल क्लाइंट के लिए, इंडिविजुअल जैसे आपका बंगलो है या आपकी सोसाइटी है, तो उसके लिए सब्सिडीज़ आते रहती हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट की आती हैं और हर बार सब्सिडी कुछ अलग फीचर लेके आती है। जैसे अभी जो है आपका प्लांट साइज़ कितना भी हो, अगर 40 किलोवाट है, लेकिन फिर भी उसमें 10 किलोवाट तक के ही साइज़ के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। ओके, हर बार कुछ नया लाती है गवर्नमेंट, क्योंकि वो भी चाह रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों और मिल करें। रही है, सब्सिडी मिलती है हर चीज़ में, नहीं सोलर पावर प्लांट के लिए मिल रही है, बाकी सोलर पंप्स वगैरह के लिए भी सब्सिडी आती है जो कि कुसुम एक योजना है उसके अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट बहुत पुश कर रही है सोलर को और उसी की वजह से आज देश में काफ़ी जागरूकता आ गई है। हम बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर इलेक्ट्रिसिटी फोटो सेल्स के अलावा हीटर वाटर हीटिंग सिस्टम भी लगा सकते हैं क्या? लगाते हैं ना, बहुत जगह जैसे स्मार्ट सिटी जहाँ डिक्लेयर होती है वहाँ पे आपको ओसी ही नहीं दी जाएगी अगर आपने सोलर का कोई कंपोनेंट लगाया नहीं। पहले 2-3 साल पहले तक का ट्रेंड था कि हर बिल्डर डेवलपर सोलर वाटर हीटर लगाता था, वो थोड़ा सस्ता भी होता है पावर प्लांट से और उनको ओसी मिल जाती थी। बट आज हम बहुत गर्व से कह रहे हैं कि आज के जो बिल्डर्स डेवलपर्स हैं वो सोलर वाटर हीटर ना देकर सोलर पावर प्लांट की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है, क्योंकि उसमें सोसाइटी को एज अ सोसाइटी मेंटेनेंस बिल्स में फ़र्क पड़ता है, प्लस ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होती है उसकी। तो आज की डेट में सोलर पावर प्लांट्स की तरफ ज़्यादा रुझान है दैन वाटर हीटर। सोलर जो पैनल्स हैं या उसका सिस्टम है उसके मेंटेनेंस का क्या साइकिल है? हाँ, ये बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है। पावर प्लांट्स आपने लगा लिया, सेल हो गया, वेंडर गायब, ऐसा बहुत बार सुना है हमने और देखा भी हुआ वैसे केसेस। बट हमारे लिए और इनफैक्ट सोलर के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जो पावर प्लांट जो है उसमें कोई मूविंग कंपोनेंट्स नहीं है, जब मूविंग कंपोनेंट्स नहीं है इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं होगा और वेयर एंड टेयर नहीं है ज़्यादा। बट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वहाँ पे जिसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी पार्ट जो पैनल्स हैं वो डस्ट फ्री होना बहुत ज़रूरी है, तभी ऑप्टिमम जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी का हो पाएगा। तो रोज़ उसे वॉश करते रहना पड़ेगा? जी, रोज़ तो नहीं, बट जैसे आपके लोकेशन में डस्ट लेवल्स कैसे हैं वो हम गेज करते हैं और उस हिसाब से हमारी तरफ से हमारे क्लाइंट को एक शेड्यूल जाता है, 1 a week, 1 in 10 days, 1 in 15 days, ऐसे एक शेड्यूल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द डस्ट लेवल्स अराउंड दैट प्लेस, ताकि हमारे पैनल्स पे इतनी धूल ना जमे कि उसका जनरेशन ड्रॉप हो जाए। उसे क्लीन कैसे करते हैं? पानी हाँ, बहुत ही आसान है, आप वाटर जेट इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइप से पानी डाला और एक मॉप आता है, तो वो मॉप से आप क्लीन कर सकते हैं। लंबे डंडे वाला मॉप आता है या जनरल भी आप कोई भी मॉप
से इस्तेमाल कर ये सकते हैं। मेंटेनेंस सोलार कंपनीज करते हैं कि खुद क्लाइंट इंडिविजुअल? अगर छोटा पावर प्लांट है तो क्लाइंट खुद भी कर सकते हैं। जनरली अगर मैं सोसाइटीज़ की बात करूं तो उनका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो ही ये देखता है, उन्हीं को हम प्रॉपर SOP देते हैं, एक लाइव डेमो देते हैं, उनसे करवाते हैं एंड देन हैंडिंग ओवर होता है। और अगर बड़ा साइज है, ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बड़ा साइज है या क्लाइंट कहते हैं कि हमें नहीं करना है तो देयर आर अदर सॉल्यूशंस टू इट, जैसे ड्रिप आता है तो वो ड्रिप से स्प्रिंकलर सिस्टम है तो उससे भी क्लीनिंग हो सकता है, बट स्टिल एक महीने में एक बार फिजिकल क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है पैनल्स की। बड़े स्केल पे जो मेगा पार्क्स हैं पावर प्लांट्स के, जैसे राजस्थान गुजरात में बहुत ऐसे बड़े बड़े मेगावाट यूटिलिटी स्केल के प्लांट्स हैं, वहाँ पे तो एक एक पैनल साफ़ करना मुश्किल है, तो देर आर रोबोटिक सिस्टम्स ऑफ क्लीनिंग। तो रोबोट्स क्लीनिंग करते हैं पैनल्स की एंड दैट इंश्योर्स इफेक्टिव जनरेशन। मैम आपने अभी सोलार प्लांट्स कहे, जैसे सोलार प्लांट्स फार्मिंग जैसा कर सकते हैं? जैसे मेरी ज़मीन राजस्थान में है या कोई बंजर ज़मीन है, पहाड़ पे है, पत्थरी ज़मीन है, तो वहाँ मैं सोलार पैनल्स की पूरी खेती कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सो सोलर फार्म, सोलर पार्क्स ही इन्हें कहा जाता है। सो अगर आपको आपका एसेट है, ज़मीन है आपके पास और बंजर है, जैसे कि खेती बाड़ी नहीं हो सकती है, तो डेफिनेटली ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों ने उस पर पावर प्लांट कर लिया, जो कि ग्राउंड माउंटेड कहते हैं जिसको। उसके लिए सॉइल टेस्टिंग होती है, बहुत सारे मतलब टेस्ट्स होते हैं। आफ्टर दैट फिट टू इंस्टॉल ऐसा अप्रूवल आता है तो वी कैन डेफिनेटली पुट अप अ सोलर फार्म देयर और दैट बिकम्स अ सोर्स ऑफ इनकम। आपको एक उत्पन्न उससे मिल और हम ये इलेक्ट्रिसिटी सरकार को बेच सकते हैं, ग्रिड को देते हैं। ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। लेने वाला कोई, खरीदने वाला, आपकी बिजली खरीदने वाला कोई होना चाहिए, दो इट विल बी रूटेड थ्रू द ग्रिड, ग्रिड के से ही जाएगा, लेकिन एंड यूज़र कोई होना चाहिए, आपको वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, तो बहुत डिटेल में जाना शायद ये होगा, लेकिन ऐसे डेफिनेटली ऐसे केसेस हैं, ऐसे बहुत लोग करते हैं। उनकी बंजर ज़मीन को उन्होंने सोलर फार्म्स में कन्वर्ट किया है, दे आर अर्निंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। मैम किसी भी सोसाइटी, इंडिविजुअल या इंडस्ट्री को सोलर पैनल्स लगाने पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कब मिलता है? बहुत अच्छा सवाल अगेन, क्योंकि मैंने जैसे बताया सोलर पावर प्लांट का लाइफ साइकिल ये 25 साल तक का है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर्स वारंटी होती है जो कि 25 साल तक होती है पैनल्स की। अब 25 साल का इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रहा है तो वो डेफिनेटली पूछेगा कि भाई मेरा पैसा कब वसूल होगा, इसमें से मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। सो सोलर पावर प्लांट में जनरली क्या होता है, अगर आप एक रेजिडेंशियल क्लाइंट है, एज इन आप सोसाइटी, एज अ सोसाइटी आप मेरे पास आ रहे हैं, या एज एन इंडिविजुअल बंगलो ओनर या होम ओनर आप आ रहे हैं मेरे पास, तो इन दैट केस आपका, या मैं इंडस्ट्रियल ओनर बन के भी आ सकता हूँ? जी, तो ये दो के बिल्कुल बिल्कुल बड़ी बड़ी मशीनें, AC सब चल सकते हैं सोलर पे? आपको विश्वास नहीं होगा, कोची एयरपोर्ट जो है वो पूरा का पूरा सोलर पावर्ड है। कोची एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट अगर रन हो सकता पूरा है, AC उसका सोलर, एवरीथिंग, आप कोई भी लोड्स, दिस इज नथिंग डिफरेंट देन द नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी। और इस पे सूर्य देव की ब्लेसिंग्स है आपको, तो आई मीन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू नो फॉर द सन की ब्लेसिंग्स पूरे अर्थ पे ही है, नहीं तो प्लांट्स भी तो सोलर एनर्जी से ही हम सब एग्जैक्टली हमें वो लाइव एग्जांपल है कि प्लांट्स आर सोलर पावर्ड, तो हम भी उससे कुछ लेके हम भी उसकी तरफ सोच डाल सकते हैं। एंड एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ लोड्स इज पॉसिबल टू रन ऑन सोलर पावर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यू नो सोलर पावर एंड बाय दिस। तो उसमें कोई मतलब कोई दो राय है ही नहीं। बिग इंडस्ट्रीज में भी सोलर पावर से ही बिजली चल रही है। सो जैसे मैंने बोला कि अगर आप रेजिडेंशियल क्लाइंट हैं तो आपका खुद का घर है या आप सोसाइटी में रह रहे हैं, सोसाइटी ने एज अ होल पावर प्लांट लगाया है, तो इन दैट केस आपका ROI समवेयर बिटवीन 4 to 6 years हो जाता है। सो आपका पे बैक पीरियड इज एवरेज आप पकड़ लीजिए 5 साल। अब लाइफ साइकिल 25 साल की है मेरे पावर प्लांट की, और मेरा पे बैक है 5 years मान लीजिए। सो फॉर द नेक्स्ट 20 years, 25 में से 5 साल मेरा पे बैक निकलने में निकला, उसके बाद का जो 20 साल है फ्री हो गया, वो पूरा
आपको यूनिट यूजेज के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ा. यू आर Okay. पेइंग ओनली फॉर द फिक्स्ड कॉस्ट, Okay. जो कि मीटर कनेक्शन है और Correct, कुछ correct, चार्जेस correct. होते हैं. यानी कि आपका थोड़े में कहना ऐसा है कि 25 साल में से 5 साल में 5 से आपका 6 साल, हाँ. 5 से 6 साल में सोलार के पैसे वसूल हो जाते हैं. वसूल हो गए, जो भी आगे के- इन्वेस्टमेंट है वो बराबर. वसूल. आगे के 20 साल आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो गई. फ्री हो गई, आपको फिक्स्ड कॉस्ट Fixed जो है वो cost हो भरना तो पड़ा, meter बट cost भरना यूनिट पड़ा. यूजेज आपका कम Free हो गया. ये दिस इज अ कैच. बहुत लोग बोलते हैं कि पूरी तरह फ्री है. इट इज नॉट फ्री. आपको फिक्स्ड कॉस्ट भरना पड़ता है. वो तो But मीटर का आपका fixed cost मेजॉरिटी आप- बिल जो है वो आपका यूनिट यूजेज से आ रहा करेक्ट है. है. जैसे तो वो आपका आपका- बंद घर हो तो भी आपको मीटर के पैसे तो भरने ही Exactly. पड़ते हैं, वही फिक्स तो आप कॉस्ट है. वैसे ही समझिए कि हाँ, आपका correct घर है. बंद है, आप कोई यूनिट यूज कर बस, नहीं वो रहे, तो आप सिर्फ एक फिक्स तरीके कॉस्ट से कर रहे free हैं. हो फ्री गया. हो गया. हाँ. और अगर आप इंडस्ट्रियल या कमर्शियल क्लाइंट हैं, आपकी फैक्ट्री है, आपका होटल है, आपका वर्कशॉप है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, Correct. तो यू कम अंडर द इंडस्ट्रियल और कमर्शियल सेक्टर. तो उन लोगों को अराउंड 1 to 3 years पे बैक है. इतने जल्दी आ रहे हैं. हाँ, आपके दिमाग में सवाल ये ज़रूर आया हाँ. कि इतना जल्दी कैसे हो गया. हाँ. नाउ व्हाई? बिकॉज इंडस्ट्रियल क्लाइंट या कमर्शियल क्लाइंट आर पेइंग अ हायर टैरिफ रेट. ओके. उनको Okay. बिजली का जो Correct, पर correct. यूनिट चार्ज जो Correct लगता है. है, 3 फेज बिजली लगती है और वो महंगे और रेट वो से मिलती है. इंडस्ट्रियल रेट होता है, वो बराबर. कमर्शियल रेट होता Commercial है. rate से मिलती है. रेजिडेंशियल रेट कम होते हैं, Correct है. 8 to 10 रुपीज़ है, जबकि इंडस्ट्रियल रेट 12, 14. तो इस खुद रेट की से एक जाता है. छोटी सी फैक्ट्री है तो उसके छत पे सोलार लगा देंगे तो 3 साल बाद बिजली फ्री हो सकती है. बिल्कुल फ्री हो जाएगी. और आपका एक बहुत बड़ा चंक ऑफ खर्चा जो है वो आप अपने किसी दूसरे प्रॉफिटेबिलिटी में यूज़ कर Correct, सकेंगे. correct है. तो आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, सोच आप निकाल दीजिए कि मुझे ये खर्चा है, क्योंकि बिजली बहुत बड़ा खर्चा होता है फॉर अ फैक्ट्री ओनर. करेक्ट है. आपके लोड्स बहुत सारे रन हो रहे हैं उस पे, Machines heavy रहते हैं. मशीन्स हेवी होती हैं, तो आपका बहुत बड़ा खर्चा होता है बिजली का. बराबर. अगर आपके पास उतनी जगह है, शैडो फ्री जगह है कि मैं 100% कंजम्पशन आपका पूरा कवर कर सकूं आपके सोलर पावर प्लांट से, तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग लाइक एनीथिंग. आई मीन आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आपको कितना बड़ा रिलीफ मिल सकता है बाय पुटिंग अप अ सोलर पावर प्लांट. ऑफ कोर्स इनिशियल खर्चा होता है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट देर आर सर्टन फिनेंस फैसिलिटेशंस, फिनेंस मॉडल्स भी अवेलेबल हैं जहाँ पे ज़्यादा खर्चा है और एज अ क्लाइंट, एज अ फैक्ट्री ओनर आप खर्चा नहीं कर पा रहे हैं. सो देर आर फिनेंस मॉडल्स विच यू कैन मेक यूज़ ऑफ, जैसे Even कि there EMI must be मॉडल्स है. subsidies also, ना? फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल क्लाइंट सब्सिडी नहीं होती है, बट एक अप्रिसिएटेड एडी बेनिफिट होता है, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन बेनिफिट कहते हैं उसे, जो कि 3 साल में आप कवर कर सकते हैं. 40% इन द फर्स्ट ईयर, 40% इन द सेकेंड ईयर एंड 20% इन द थर्ड ईयर. यानी कि फाइनेंशियल मॉडल्स आप ऐसे कर रहे हैं कि लोन कुछ NBFCs या बैंक्स दे देते हैं. बैंक्स देते हैं, थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट होती है, कुछ Okay. EMI मॉडल्स में भी आपको फाइनेंस फैसिलिटेशन हो Available सकता है है. for solar. यस. सो ये सारा हम भी करते हैं एंड देर आर मल्टीपल ऑप्शंस. सो अगर आपके पास खाली छत है, पेट्रोल लीक हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना ज़रूरी है, क्योंकि जो ROI मैंने बताया, ये जो सेविंग्स की भाषा है, ये कोई भी इंडस्ट्रियल क्लाइंट या कमर्शियल क्लाइंट सबसे पहले समझता सही है. तो भेजे में टाटू कर सकते हैं कि रेसिडेंशियल के लिए 5 साल और इंडस्ट्रियल के लिए 3 साल साल में आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप फ्री कर सकते हैं सोलार से. बिल्कुल. Correct और है. वो जो सेविंग है वो आप कहीं और डाइवर्ट कीजिए आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और दिन दूनी रात चौगुनी कीजिए. बराबर है. और एक तरीके से इन्वायरमेंट को भी आप हेल्प कर रहे हैं बिल्कुल. इलेक्ट्रिसिटी सेव करके. आपको पता नहीं है आप कितनी कार्बन सेविंग्स कर रहे हैं. Correct 1 है. किलोवाट जो पावर प्लांट है वो कितने ट्रीज बचा रहा है, लगभग 14-15 ट्रीज बचा रहा है 1 किलोवाट पावर प्लांट आपका. अच्छा, जो कोल पावर प्लांट्स हैं जी. जिनमें कोल यूज किया जाता है, जी. तो अगेंस्ट दोज ट्रीज आप इतना सेविंग्स कर रहे हैं. करेक्ट मैम. मैम एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि सोलर पैनल्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि रिसेंटली इलॉन मस्क का मैंने सोलर रूफ्स देखा था, फ्लेक्सिबल रूफ्स देखे थे, तो उनके बारे में कुछ हाईलाइट कीजिए. जी. हमने मेरी जर्नी सोलर में 8 साल हो रहे हैं अभी. ओके. तब शुरुआत जब की थी तब जो देखा था और आज जो देखा है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है. मैंने Okay. जैसे अभी बताया कि
350 वॉट पीक के पैनल्स थे 3 साल पहले, आज 545 के आ गए हैं एंड कमर्शियली चल रहे हैं। कल को 630, 800। आई मीन देयर इज़ नो एंड टू इनोवेशन एंड R&D इन दिस सेक्टर, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। जैसे आपने बोला कि एलन मस्क, ही इज़ वन ऑफ द विजनरीज हु इज़ गिफ्टिंग द वर्ल्ड विथ सच टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे फ्लेक्सी पैनल्स हैं। आज मेरे पास रिस्ट्रिक्शन जगह की है, पर अगर फ्लेक्सिबल पैनल्स आ गए जो आ गए हैं, ऑलमोस्ट मार्केट में हैं, बट अभी इंडिया में उतने कमर्शियली यूज़ नहीं हो रहे हैं। बट वैसे कुछ सॉल्यूशंस जो हैं, फ्लेक्सी पैनल्स आ गए हैं, जो हमने एक प्रोजेक्ट भी किया है विद यूजिंग फ्लेक्सी पैनल्स। देयर आर फ्लेक्सी रूफ्स ऑल्सो, जैसे छत के ऊपर वो जो कोरोगेटेड रूफ होते हैं, शीट्स डालते हैं, तो वैसे फ्लेक्सी पैनल्स आ गए हैं, कोरोगेटेड पैनल्स आ गए हैं। फिर देर आर बाईफेशियल पैनल्स, जिसमें आप BIPV की जगह की जैसे वॉल्स की जगह या ग्लास फैसाड्स की जगह आप यूज़ कर रहे हैं। आपका रूफ़, आप जो RCC रूफ़ है वो रिप्लेस करके आप पैनल्स का ही रूफ़ बना देते हैं। सो इन रूफ बोलते हैं इनको, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक सिस्टम सॉल्यूशंस है ये। तो ये प्रीफैब्रिकेटेड हाउसेज में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर मतलब सिर्फ इतना ही है कि सन अवेलेबल होना चाहिए, सनलाइट उस पर गिरे, दैट इज़ द ओनली प्री कंडीशन। उसके अलावा स्ट्रेंथ की बात है तो डेफिनेटली वो डेड लोड वगैरह कैलकुलेट करके हम उसको बिल्कुल सोल्यूशन दे सकते हैं। So there is a beautiful future for solar. Other than constructions, मैडम, सोलर और कहाँ यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि कार्स में या सोलर किसी और टेक्नोलॉजी में? बिल्कुल, आज अगर मैं मार्केट में जाऊँ तो आई थिंक आउट ऑफ 20 people 1 or 2 माइट बी हैविंग ओनिंग एन EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे हैं कोई। आउट ऑफ 20, 1 or 2 डेफिनेटली के पास है, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर। और अगर EV आ गया है तो EV को सपोर्ट करने के लिए व्हाट इज़ द सोल्यूशन? आई मीन आपने EV चार्जर्स लगा दिए, वो चार्ज कर रहा है, बट दैट इज़ अल्टीमेटली टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द ग्रिड। करेक्ट। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है सोलर। एज आई सेड, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सन गॉड। तो जो EV चार्जर है वो दैट विल बी पावर्ड बाय सोलर। यानी कि पेट्रोल पंप के ऊपर की छत ही आप सोलर बना दो और उसको EV से ज्वाइन कर दो। बिल्कुल, दैट EV चार्जर इज बीइंग पावर्ड बाय सोलर। तो सन इज पावरिंग द EV चार्जर, करेक्ट, और दैट इज चार्जिंग योर EV। करेक्ट। कार, सो कार वुड बी इनडायरेक्टली सोलर एंड अदरवाइज ऑल्सो देयर आर सर्टन बहुत सारे नई चीज़ें, वॉकवेज सोलर पैनल्स वाले। वेस्ट हैज़ ऑलरेडी अडॉप्टेड सच थिंग्स, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड। तो वो तो ओवर होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं इन जनरेशन फ्रॉम सोलर, सो दे हैव टू शट डाउन द ग्रिड्स। ऐसा हुआ है, तो उनको ग्रिड शट डाउन करना पड़ा, क्योंकि जितनी ज़रूरत थी बिजली की उतनी सोलर के थ्रू जनरेट हो गई थी, तो ग्रिड्स बंद रखने पड़े उनको। तो प्रोडक्शन इज ओवर इन फ्यू यूरोपियन कंट्रीज एंड जर्मनी। यस। तो ये दिन दूर नहीं है भारत में भी। इट इज़ जस्ट दैट यू एंड आई नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस। हम 8 साल से वही कर रहे हैं, आगे भी करते ही रहेंगे, बिकॉज हमने वो बेड़ा उठा लिया। एक मिशन पे हैं हम कि वी वॉन्ट टू बी द कैटलिस्ट इन मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। तो बहुत कम नेशंस है आज की डेट में जो डेवलप्ड है। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। व्हेन वी हैव दैट एनर्जी सिक्योरिटी इन आवर कंट्री, तभी हम डेवलप्ड नेशन हो सकते हैं। और विकसित देश होने में बहुत कम दूरी है। अगर आप और हम डिसाइड कर लें कि ये एक स्टेप लेना है, तो हम पूरा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं विकासशील से विकसित करने में। मैम, एक आम आदमी को सोलर अगर लगवाना है तो मार्केट में सबसे अच्छी या नामी कंपनीज कौन सी है, या सोलर पैनल में कोई फ़र्क होता भी है क्या? जैसे कार्स किसी ब्रांड के होती हैं, कंस्ट्रक्शन किसी ब्रांड का होता है, रुस्तम जी है, कोई हीरानंदानी है, तो सोलर में कुछ ऐसा है अप्स एंड डाउन्स की सेल्स सब सेम ही होते हैं? हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है एज अ क्लाइंट आपको गेज करना कि मुझे जो मिल रहा है वो सही है, जो ये बोल रहे हैं वो उतना जनरेट करेगा कि नहीं, और ये 25 साल का जो बता रहे हैं कि लाइफ साइकिल है, ये उतना चलेगा कि नहीं। क्योंकि आज मतलब इंसान की भी गारंटी नहीं है। तो मैं अगर पावर प्लांट की लाइफ साइकिल की बात करी तो ये बहुत लंबा जाने वाला है।
तो इन दैट केस सिंस लाइफ साइकिल बड़ी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्लाइंट को ये इंश्योर करना कि जो क्वालिटी उनको मिल रही है, जो टेक्नोलॉजी उनको दी जा रही है वो सही है या नहीं. एज अ लेमैन ये बहुत मुश्किल होता है टू जज कि ये पैनल मेरे लिए सही है या नहीं. बट देर आर सर्टन ब्रांड्स या देर आर सर्टन कंपनीज हु आर स्टिकिंग टू गुड टेक्नोलॉजी, जो एथिकली काम करते हैं, जो सही तरह से कंपोनेंट सिलेक्ट करते हैं, सही इंजीनियरिंग होती है, सही डिज़ाइनिंग होती है. देयर आर 4 टच पॉइंट्स. आपका जो असेस करना है कैपेसिटी क्या है वो. सेकेंडली आपका कंपोनेंट सिलेक्शन जो होता है वो. थर्ड इज़ इंस्टॉलेशन का क्या क्वालिटी है. एंड फोर्थ इज़ वंस द इंस्टॉलेशन इज़ डन आफ्टर सेल्स O&M. तो ये चारों टच पॉइंट्स पे जो कंपनी खरी उतर सकती है वो ही सक्सेसफुल होती है. उन्हीं को रेफरेंस ऑफ बाय वर्ड ऑफ माउथ मिला है या उन्हीं के पास लोग जा रहे हैं. ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स भी EPC कर रहे हैं, दैट इज़ वो भी इस फील्ड में इंस्टॉलेशन के. बट देर आर कंपनीज हु आर ओनली इनटू EPC एंड दे आर जेन्युइन कंपनीज, क्योंकि वो पूरा स्ट्रेंथ उनका जो है टेक्निकल है. तो जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन लगती है वो पूरा उनका वही स्ट्रेंथ है. अगर इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग सही हो गया विथ ऑल द नेसेसरी सॉफ्टवेयर्स एंड विथ ऑल द नेसेसरी टेक्नोलॉजीज़ यूटिलाइज देयर, तो वो प्लांट कभी गलत जा ही नहीं सकता है. एंड दैट्स हाउ there is an assurance of 25 years of life cycle. So you will have to check background check of the company कि उनके पास वो टेक्निकल नॉलेज है क्या, कि नहीं, कैपेबिलिटी है कि नहीं, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखना पड़ेगा, कैसे उनके प्रोजेक्ट्स कैसे काम कर रहे हैं. सो व्हाट वी आल्सो डू इज़ हम एक्सपीरियंस सेंटर जैसा हम उनको अपने प्रोजेक्ट्स पे लेके जाते हैं. रियल टाइम जनरेशन हम दिखाते हैं उस प्रोजेक्ट का. सो दिस इज़ समथिंग लाइक इंश्योरेंस. सो जैसे मैंने बताया कि ये सारे टच पॉइंट्स जो है ये बहुत ज़रूरी हैं. सो हम एट माय कंपनी विसॉल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस हम इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देते हैं कि शैडो एनालिसिस होना चाहिए, जगह कैसी है वो देखना चाहिए. एवरी प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ. देयर आर नो 2 प्रोजेक्ट्स विच आर सिमिलर. तो ये सारे कस्टमाइजेशंस जो है वो रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, suitability of the site, availability of shadow free area, उसके बाद वो सारे बेसिस पे हम डिज़ाइन करते हैं. हमारे इन हाउस एफिशिएंट एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स हैं, वो डिज़ाइन करते हैं. प्रोक्योरमेंट टीम प्रॉपर प्रोक्योर करती है. कंपोनेंट सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें भी ग्रेड्स होते हैं, ABCD ग्रेड्स. आपको एज अ क्लाइंट, एज अ लेमैन नहीं पता चलेगा कि हमने किस क्वालिटी का दिया आपको. सो देर आर सर्टेन ब्रांड्स दैट वी गो विथ ऑलवेज एंड दे आर ब्रांड्स विच आर ट्राइड एंड टेस्टेड. तो हम वहाँ पे वी हेल्प द क्लाइंट विद दोज ब्रांड्स. क्लाइंट का बहुत बार आता है कि नहीं हमको यही ब्रांड चाहिए, बट दैट इफ़ दैट ब्रांड डज नॉट हैव अ गुड सर्विस, आफ्टर सेल्स सर्विस, तो हम क्लाइंट को अपराइट बोलते हैं कि एज अ सोलर प्रोफेशनल वी वुड रेकमेंड यू नॉट टू गो फॉर दिस इज़ बेटर बिकॉज इट इज़ बेटर आफ्टर सेल्स. एंड उसके बाद जो इंस्टॉलेशन है दैट ऑलवेज हैपन्स अंडर आवर सुपरविजन. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर सेल्स तो वी ओन आवर प्लांट्स. सो अकाउंटेबिलिटी पूरी हमारी है. दो आपके नाम पे वो प्लांट है बट स्टिल आवर टीम ऑलवेज गोज एंड विजिट्स. रिमोट मॉनिटरिंग होती रहती है एंड ऑल दैट हैपन्स. आपका कुछ मेंटेनेंस का भी कोई स्कीम है? डू यू हैव योर मेंटेनेंस थिंग अगेन? बिल्कुल, ईयरली मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह? बिल्कुल वी ऑलवेज एडवाइज आवर क्लाइंट्स टू गो फॉर AMCs, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. जिससे क्या होगा कि कोई भी गड़बड़ी अगर हो रही है तो वो सही समय पे वो पकड़ में आ जाए और उसका निदान हो जाए, ताकि आगे जाके वो बहुत बड़ा ना हो और उस पर खर्चा आपको मतलब जायज़ नहीं है ना ज़्यादा खर्चा करना. अगर सही समय पे वो पकड़ में आ जाए, हमारे इतने एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल टेक्नीशियंस हैं ऑन ग्राउंड, तो दे विल कैच होल्ड ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रबल दैट इज़ देयर एंड दे विल get it resolved. So AMCs हमेशा recommended होती हैं. Plus at Visol I would like to tell you that we offer a very unique ये हमारा USP है मैं कह लूँ, which is a generation shortfall compensation. अब ये क्या होता है, हमने आपको बताया कि मान लीजिए 4 यूनिट पर किलोवाट जनरेट कर रहा है मेरा प्लांट, तो आपका मान लीजिए 10 किलोवाट का प्लांट है तो 40 यूनिट जनरेट होगा. एंड ऑफ द ईयर अगर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
4 यूनिट मतलब पूरा जो है प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट करके, अगर आपके हमारे प्लांट के जनरेशन में कोई शॉर्टफॉल रहा तो उस टाइम का जो टैरिफ रेट है, उस टैरिफ रेट से हम जितना शॉर्टफॉल है वो हम एज विसॉल आपको कंपनसेट करके देंगे। अब बताइए इससे ज़्यादा कोई कंपनी क्या दे सकती है? आई नो यू सिंस लॉन्ग, तो यू आर ऑल 3 वुमेन रन कंपनी. Yes. I know Priyanka also. Major Priyanka. Major Priyanka. Yes. May I know the third person in the company? She is Jyoti Prakash. She is a telecom engineer. Okay. और So you 3 entrepreneurs together, generally ऐसे कहते हैं कि औरतें एक साथ रह नहीं सकती है कंपनी में. आप पिछले 8 साल से एक साथ हैं. I have seen you in a few MSME functions and other things. Even Major Priyanka is very entrepreneur in her thought and even her मतलब उसके काम भी बहुत अच्छे हैं. बहुत बड़े बड़े काम किए उन्होंने. She has served the army and now she is serving the planet. Yeah, correct. That is what we are all 3 here for. Yeah, and that vision was really great. Thank you for coming and enlightening us on solar. Hope very best for Visol. Thank you as so well much. as I suppose कि शायद सोलार का भविष्य हम वापस आपसे इंटरव्यू करेंगे 1-2 साल बाद, तब शायद टेक्नोलॉजी और बदल चुकी होगी. बिल्कुल. और शायद और बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयर हुए रहेंगे, क्योंकि अभी भी हर घर में ये बज़ नहीं है जितनी होनी चाहिए. इसीलिए ये अवेयरनेस करना ज़रूरी समझा. इसलिए इस पॉडकास्ट का यही मकसद था कि हर एक को समझे कि सोलार उनके कितने फ़ायदे का है. करेक्ट. थैंक यू मैम. Thank you so much for having me here. Thanks Thank a lot.